37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कहां से बन रही है भाई? 74 नए एयरपोर्ट बन गए, ये हवा में बन गए। मोबाइल की 200 से अधिक फैक्ट्रियां लग गई, ये हवा में बन रही है। ये कोई आसमान से कोई जिन्न आके बना रहे हैं क्या? कम से कम ये बात मोबाइल, ये ऑटोमोबाइल में हम तीसरे नंबर के दुनिया के देश हो गए। 7.5 करोड़ इस समय परिवार भारत में हैं, जिनमें कि कोई, ये हमारा डाटा नहीं है, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनियों का डाटा, जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो वो कहां से आ गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और नौकरी की बात बिहार में, ये भाई जब चुनाव हुआ था तो तेजस्वी जी कहते 10 लाख नौकरी देंगे और नीतीश जी उनका मजाक उड़ाए थे। फिर जब साथ में आए तो 20 लाख देंगे। अब तो आधे ज्यादा तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो 12-13 लाख सरकारी नौकरियां तो दे दी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 12-13 लाख का बताएं अभी। और गरीब को न्याय की बात करते हैं तो मैं राजीव रंजन जी और इनसे दोनों कहना चाहता हूं, पूरा आंकड़ा दीजिए बिहार में। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, विधायक, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, जमीन, क्या किस किस पिछड़ी जाति का कितना कितना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं जिसके हाथ में सत्ता सारी उसी की बढ़ गई भागीदारी। रामलला के पक्षकार हमारे केंद्रीय लॉ मिनिस्टर जो पहले रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो वकील के रूप में थे, और आपके लॉ मिनिस्टर रहे कपिल सिब्बल जी, बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे और राजनीति लाकर ये कह रहे थे 2019 के बाद इस डिसीजन को लाइए अन्यथा भाजपा को लाभ मिलेगा। तो कौन पक्षकार था, कौन अदाकार था, किसने हाहाकार किया है, ये पूरी जनता को यह आकार। दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। दोस्तों बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा जी हैं। दोस्तों डिबेट का मुद्दा रहने वाला है राम मंदिर, क्योंकि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो राम मंदिर का कहीं ना कहीं विरोध कर रही है, क्योंकि वो लोग को अगर इन्विटेशन भी जा रहा है तो वो लोग मना कर दे रहे हैं जाने से, क्योंकि अभी क्लियर नहीं कर पाई, ना कांग्रेस क्लियर कर पाई है और आरजेडी वालों को तो खैर पूछा ही नहीं गया है और सपा वालों को भी नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों आइए इस डिबेट को देखते हैं और समझते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो को अंत तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप कास्ट सेंसस, जाति का ये कर रहे हैं पॉलिटिक्स, तो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गरीब, युवा, किसान और नारी, लेकिन धर्म का तड़का आप लगाते हैं, क्यों ना बोला जाए? इनका आरोप है, उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि अभी तो मंदिर पूरा ही नहीं हुआ है, आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं? देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम किसी विषय के ऊपर, आपने कहा कि जनता नाराज होगी तो पलट देती है, बिल्कुल सही बात है। अगर जनता नाराज हो और दूसरी तरफ भरोसे का नेतृत्व दिखाई पड़ रहा हो तो बिल्कुल पलट देगी। बिहार में यही होने वाला है, आप ये तय मान लीजिए। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी नौकरियों की बात हुई तो हमारे घोषणा पत्र को जाकर देख लें, 20 करोड़ रोजगार के अवसर कहा था, और ईपीएफओ का डाटा है कि जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ लोग ईपीएफओ में थे, अब 27 करोड़ हैं, यानी 16 करोड़ तो ये हो गए। और अगर जो मुद्रा योजना के तहत हुए हैं, अब जैसे एक बात राजीव रंजन जी ने कही, थोड़ा आपत्तिजनक है, कहते हैं वो एक दिन के लिए भी हो सकता है। मान्यवर ईपीएफओ में महीने के महीने जमा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन के लिए किया तो उसका प्रोविडेंट फंड जमा होगा, मिनिमम उसका महीने में होगा और तब उसके उपरांत ही होता है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, हर महीने का डाटा आता है और ये निरंतर। अब ये 11 करोड़ से आपने रिटर्न सर 11 करोड़ से 27 करोड़ हुए हैं। अगर 44 करोड़ जो मुद्रा योजना के लोन है, अगर उसमें मान लिया जाए 1/4 ने भी एक कोई जॉब क्रिएट किया होगा। और मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आंकड़े को छोड़िए, मैं फिर कह रहा हूं 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कहां से बन रही है भाई? 74 नए एयरपोर्ट बन गए, ये हवा में बन गए। मोबाइल की 200 से अधिक फैक्ट्रियां लग गई, ये हवा में बन रही है। ये कोई आसमान से कोई जिन्न आके बना रहे हैं क्या? कम से कम ये बात मोबाइल, ये ऑटोमोबाइल में हम तीसरे नंबर के दुनिया के देश हो गए। 7.5 करोड़ इस समय परिवार भारत में हैं, जिनमें कि कोई, ये हमारा डाटा नहीं है, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनियों का डाटा, जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो वो कहां से आ गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और नौकरी की बात बिहार में, ये भाई जब चुनाव हुआ था तो तेजस्वी जी कहते 10 लाख नौकरी देंगे और नीतीश जी उनका मजाक उड़ाए थे। फिर जब साथ में आए तो 20 लाख देंगे। अब तो आधे ज्यादा तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो 12-13 लाख सरकारी नौकरियां तो दे दी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 12-13 लाख का बताएं। अभी राजीव रंजन जी ने बताया कि 15,000 के आसपास। खैर, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हरियाणा से लेके बिहार तक दुख की बात है कि केवल बिहार ही अभी बीमारू क्षेत्र में है, और वो भी इसलिए शायद कि यही एकमात्र राज्य है हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहा, यानी सत्ता के सूत्र हमारे हाथ में नहीं आए। और जेडीयू की बात कहूं, आपने कहा ललन सिंह जी का सफाया, नहीं साहब, जेडीयू का सफाया होने का डर सता रहा है। ललन सिंह जी का सफाया तो बहुत छोटी बात है। अब पार्लियामेंट के ऊपर बोलना चाहता हूं, इतना बड़ा चेंज आ रहा था, भारतीय न्याय संहिता की पास हो रही थी, आप कह रहे हैं आपको संसद से निकाल दिया गया, ठीक है साहब, तो आप खड़े होकर वहां उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे। वहीं लेफ्ट साइड में स्ट्रिप्स लगी थी, उसके बाहर मीडिया खड़ा था, आपको बाहर आना चाहिए था और इंडियन पैनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बनाए जाने के ऊपर बिंदुवार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। हमारे ये पॉइंट थे, इस क्लॉज पर ये पॉइंट था, हमारा ये ऑब्जेक्शन था, जो कि हम अंदर नहीं कह पाए वो हम करें, वो तो नहीं किया।
बाहर आके करने लगे अनेक प्रकार की नाटकीयता और उसका वीडियो बनाने लगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोकतंत्र की आवाज दबा रहे हैं। आप इतने सारी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज को म्यूट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, जब आप उनके चुने हुए सांसदों को सस्पेंड करते हैं। देखिए, आप खुद ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारे दलों ने मिलकर तय कर लिया था कि प्लेकार्ड नहीं यूज किए जाएंगे और जो बात कही जाएगी अपने स्थान से बैठ के कही जाएगी, और उसके बाद नहीं किया गया वो बात पूरी तरह। फिर मैंने कह तो दिया, अगर इनके मन में था तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना, डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट। और अंत में एक और बात कहना चाहता हूं, अभी आलोक जी ने कहा कि वो फलाना फक्कड़, इस ढंग से बोला इन्होंने कि वो जाके आरएसएस वाले कह रहे हैं चावल लेके आओ। ये मान्यवर, जब देश खड़ा होता है तो पूरे देश के जन जन को जोड़ा जाता है। भूल गए आप? एक चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की, स्वतंत्रता आंदोलन समय 4-4 आने जोड़कर आप पूरे देश को जोड़ रहे थे। और उसके बाद जब आप आ गए थे तो आप ही के एक कवि ने लिखा था, कहां बेड़िंग की झनकार, कहां गद्दी, कहां कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां रिश्वत बेशुमार। तो इसलिए अब आपको लगने लगा कि वो सारी की सारी चीजें नहीं है और गरीब को न्याय की बात करते हैं। तो मैं राजीव रंजन जी और इनसे दोनों कहना चाहता हूं, पूरा आंकड़ा दीजिए बिहार में, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, विधायक, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, जमीन, क्या किस किस पिछड़ी जाति का कितना कितना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये ऐसा तो नहीं जिसके हाथ में सत्ता सारी उसी की बढ़ गई भागीदारी। और अंत में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा, साहब ने भी बोला कि राम मंदिर का जो मामला है उससे युवा हाथ देगा, क्या साथ देगा। ये सोच मेरे विचार से उचित नहीं है। और कम से कम वो लोग जो कहते थे सरतन से जुदा, वो नारा लगाने वाले युवा ही थे, कोई बूढ़े लोग नहीं लगा रहे थे वो नारा। तो आप सोच लीजिए, अगर एक युवा इस तरफ खड़ा हुआ है और दूसरे युवा को यह बताया जाएगा कि राम मंदिर से तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे ख्याल से यह बहुत खतरनाक बात है। और फिर पक्षकार की बात इन्होंने कही, तो रामलला के पक्षकार हमारे केंद्रीय लॉ मिनिस्टर जो पहले रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो वकील के रूप में थे, और आपके लॉ मिनिस्टर रहे कपिल सिब्बल जी, बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे और राजनीति लाकर ये कह रहे थे 2019 के बाद इस डिसीजन को लाइए अन्यथा भाजपा को लाभ मिलेगा। तो कौन पक्षकार था, कौन अदाकार था, किसने हाहाकार किया है, ये पूरी जनता को यह आकार दिखाई पक्षकार, अदाकार, हाहाकार, सबके बीच में जवाब दीजिए। और राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है आलोक जी, जो आप पीला चावल कह रहे हैं वो हिंदू धर्म में उसको अक्षत की तरह बहुत मतलब श्रद्धा के साथ लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है ना कि अयोध्या की पूरी किस्मत आने वाले दिनों में बदलेगी नहीं बदलेगी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, होटलों में वहां पर होड़ है अभी कि हमें वहां पर सेंटर्स खोलने हैं। पूरे अयोध्या के लिए एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ये राम भक्तों के लिए क्या अयोध्या में ये चीजें पहले नहीं हो सकती थी? क्या केवल इसी बात का इंतजार किया जा रहा था? क्या किसी अच्छे काम के लिए, दूसरे काम के लिए पीले चावल बांटने पर किसी को ऑब्जेक्शन है? मुझे लगता पीले चावल बांटने पर ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उसका पूरे प्रारूप को राजनीति में लेकर आना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो तमाम शंकराचार्य हैं वो भी कह रहे हैं, और एक नहीं तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह वो खड़े कर रहे हैं मंदिर के एक मंजिल के ऊपर और समय के ऊपर, और तमाम चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी ने सबको साइड में कर दिया एक नया ट्रस्ट बनाकर। यह हम कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं वहां से वोटों की उम्मीद है प्रभु राम के लिए। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि चंदा चोर, आप कह रहे हैं कि अयोध्या की किस्मत जाग गई। अयोध्या में तो जमीनों के घोटाले भी बहुत हुए, क्या उसकी जांच हो पाई? लेकिन आज का विषय नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मणिपुर जिस तरह से डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा गया, क्या मणिपुर के ऊपर अब 2024 में जाकर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में वोट मांग सकते हैं पूरे देश में? क्या जिस तरह से आज 85-86 रुपए में डॉलर हो गया, तब मांग सकते हैं कि रुपया उस देश का गिरता है जिस देश में सरकार भ्रष्ट होती है? क्या काला धन, जिसके लिए कहते थे कि यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे, बाद में अमित शाह जी ने कहा वो तो जुमला था। आज एक नई बात हमारे भाई ने बता दी कि हमने तो 2 करोड़ रोजगारों की बात नहीं की थी, हमने तो केवल अफसरों की बात की थी। अब अफसरों का कैलकुलेशन कैसे होता है वो तो नौकरी नहीं, रोजगार के अवसर का, नौकरी और रोजगार मान ली मैंने। तो इसका मतलब आपने कोई 2 करोड़ रोजगार देने का कोई वादा नहीं किया। चलिए, नौकरी का भी आपने वादा नहीं किया, रोजगार का कहा। मैं फिर कहूंगा आपने करेक्ट कर दिया पूरी भाजपा को। पूरी भाजपा ने कहा, चिल्ला चिल्ला के वोट मांगा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आप अगर आपने नहीं कहा था तो आपने क्लैरिफाई कर दिया आज। मैं फिर कहना चाहूंगा कि 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, 8 जून को पिछले साल 4 मंत्रियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम सरकारी 10 लाख रोजगार देंगे। 1.5 साल हो गया, 5.5 लाख रोजगार मात्राएं हैं। आपने तो रोजगारों को रोका है। आपने एमएसएमई कितनी बंद हो गई उसका अंदाजा नहीं है आपको ये नहीं अंदाजा है कि नोटबंदी के बाद कितने लोग घर में बैठ गए। लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से मुट्ठी में रखकर और आप जिस तरह से देश को चला रहे हैं, आज पूरी तरह से देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक विभाजन जिस तरह से पैदा कर दिया है। आज आपने तुलना भी की तो एक तरफ कहा आपने वो सर तन से जुदा वाले बच्चे हैं, युवा हैं, दूसरी तरफ वो राम मंदिर वाले हैं। आज भी आपका जो एजेंडा है वो डिवाइड एंड रूल का है। हम तो फिर कह रहे हैं कि आपने जो 2013-14 में भाषण देकर जो वायदे किए थे उन पर बात करो ना भाई। आप बात करोगे भ्रष्टाचार के ऊपर, एक जांच नहीं कराई गई, एक एफआईआर का आज तक नतीजा नहीं आया 2014 के बाद, और जितने भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे बीजेपी में शामिल हो गए। आप केवल और केवल समाज में विभाजन पैदा कर झूठ बोलकर, झूठे आंकड़े देकर, अभी आपने एक आंकड़ा झूठा दिया। मैं चैलेंज करता हूं और आपके आंकड़े को, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। मुझे बता दीजिए 44 करोड़ की लिस्ट कहां पर है 44 देश करोड़ के की अंदर? लिस्ट आ रही है। मैं फिर कहूंगा
देश के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं, इसका मतलब हर परिवार में 2.25 मुद्रा लोन चले गए। दोनों पर जवाब इस दीजिए। पर आप मतलब किसको बेवकूफ दोनों बना पर रहे हैं आप? पीएम आवास योजना और इस पर मुद्रा लोन पर मैं मुझे दोनों बताइए, बातों पे आंकड़े कहां से मिलेंगे? कौन सी वेबसाइट है सरकार का, कौन सा आंकड़ा जहां से हम चेक कर सकें? देखिए, आज पहले तक के तो- दर्शकों को बताइए। बिल्कुल जवाब देता हूं, बिल्कुल जो इनकी बात का बिंदुवार जवाब देता हूं। पहले रिवर्स से शुरू करता हूं। मान्यवर 44 करोड़ का आंकड़ा भी संसद के पटल के ऊपर दिया गया और आप कह रहे हैं 44 करोड़ की लिस्ट बताइए। 44 करोड़ की लिस्ट बताने कितने पन्ने किताब बनेगी पता है? अरे भाई, ये पढ़ने में कितना सॉफ्ट टाइम लगेगा? कॉपी दे दो। इसलिए नहीं, सॉफ्ट कॉपी पढ़ लेंगे आप। हाँ, पढ़ने मान्यवर में- अरे फ्लोर ऑफ कहीं द ना कहीं हाउस तो पे उसको दिया चेक गया करेंगे। बयान है, ये छुटलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए डिजिटल मैंने इंडिया पूछा बनाएंगे कि और जब लिस्ट मैंने नहीं इनसे देंगे। कहा कि 20 लाख की बताओ, 10 लाख नौकरियां हो गई, तो जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा 44 करोड़ वो दिए और ईपीएफओ का डाटा तो रिकॉर्ड पे है भाई, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसमें बाकायदा डिजिटल डाटा है कि इस अकाउंट में इतना पैसा गया। उसमें कोई अभी देखिए कैसे बोल जाते हैं तमाम शंकराचार्यों ने इनके, एक मिनट, इसके बाद मैं तुरंत आ रही हूं। सर अपने रिटर्न पे पहला वाक्य पे आता इसके बाद हूं। राजीव जी। तमाम शंकराचार्य विरोध में है। पहले तो मुझे इस बात पे आपत्ति तमाम है, नहीं क्या था। तरीका है भाई? मैंने आपने तमाम शंकराचार्य बोला था, विरोध में। कोई भी जाके अभी बोले, मुक्तेश्वर आनंद कोई का कोई भी statement सोशल जाके मीडिया चेक पर कर सकता available है। एक मिनट, शंकराचार्य 4 हैं, आप किन्हीं 2 का वक्तव्य बता दीजिए जो विरोध में। खाम में कुछ भी बोलना उचित नहीं लगता मान्यवर। आप धार्मिक भावनाओं का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते कि पहले कभी कहेंगे अक्षत के लिए ऐसे कर दिया, फिर कह दिया तमाम शंकराचार्य, जैसे कोई शंकराचार्य तमाम होते हो। और नौकरी के बदले जमीन के केस में जो लोग मुकदमा झेल रहे हैं और सामाजिक न्याय की बात करके जो गरीब गुरबा का परिवार अपने को कहता था बिहार में, वो आज सबसे अमीर परिवार हो गया है। जबकि 30 साल से ना किसी ने नौकरी की, ना किसी ने धंधा किया, ना किसी ने व्यापार किया है। वो आके जब आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बिहार के गरीब को दिल में दर्द होता है। और इन्होंने कहा कि कोई काम बताइए साहब, 2 ऐसे काम जो आप कहते थे जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। धारा 370 और श्री राम जन्मभूमि, दोनों मोदी जी के समय में होके खड़े हो गए। आपका दिया गया बयान है धारा 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा देंगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा और तिरंगे की पूरी लहर दिखाई पड़ती है। और 20-20 कंट्रियों के झंडे वहां पे हो गए, G20 की समिट हो गई। 2 करोड़ वहां पर पर्यटक चले गए जो 14 लाख जाते थे। इसलिए अब आप कहिए इसकी भी डाटा 2 करोड़ की भी सूची आपको चाहिए? क्यों चाहिए ना 2 करोड़ की सूची? छोटा सा जवाब मुझे राजीव जी से अब रिएक्शन मैं लेना फिर है। कहूंगा, हाँ। 3 विषय इन्होंने लिए। मैंने कहा 44 करोड़ मुद्रा लोन अगर दिए हैं तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सुने कि 26 करोड़ परिवार हैं, क्या आपके परिवारों को मिला? और मैं फिर कहूंगा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस लिस्ट को कहीं तो पब्लिश कर दीजिए। एक कहता है 41 करोड़, दूसरा कहता है 42, तीसरा कहता है 44। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। उसमें 2 परिवर्तन आपने किए और उसमें से भी एक परिवर्तन 15 साल के लिए, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला, बहुत गंभीर विषय, 15 साल के लिए आपने आगे कर दिया। आप कहते थे कि वहां से बहुएं लाएंगे, मैं 50 गज का प्लॉट खरीदना चाहता हूं, मुझे खरीदवा के दिखा देना। मैं कहूंगा कि धारा 370 में आपने वास्तव में परिवर्तन किया। राम जन्मभूमि आपने कर दी। अरे भाई, कोर्ट का, न्यायालय का विषय, हमारा स्टैंड भी यही था, आपका स्टैंड भी यही था। न्यायालय का फैसला आया, क्या न्यायालय के फैसले को मोदी जी प्रभावित करते हैं? आप ये कहना चाहते हैं? मैं इस पर सहमत नहीं हूं आपसे। न्यायालय का फैसला आया, तमाम पक्षकारों ने उसको सहृदयता के साथ पूरी तरह से स्वीकार किया, लेकिन उस पर जमीनों के घोटाले, चंदा चोरी के आरोप आपके ऊपर लगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डिबेट आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को डिबेट कैसा लगा। और चलो पहली बार आया है तो चलो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।